मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, एमपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए, इस पर अभी तक हम लोगों ने 3 अंक वाले अर्थात 15 से 20 शब्दों में जिनका उत्तर हमें लिखना होता है और फिर 100 शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर लेखन पर हम लोगों ने चर्चा की है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग वर्ष 2019 में पूछे गए मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के विश्लेषण के इस कार्यक्रम में मुख्यतः अभ्यर्थियों के बीच उत्तर लेखन की क्षमता के विकास पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लेखन के संबंध में अलग रणनीति भी बनाई जा सकती है। जैसे 15 से 20 शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर लेखन में केंद्रीय विषय वस्तु की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था की तकनीकी व साथ ही साथ संशोधनों, संविधान के अनुच्छेदों या संविधान के भाग या विभिन्न प्रकार की अनुसूचियों को रेफर करते हुए, संदर्भित करते हुए उत्तर लेखन अधिक अंकदायी सिद्ध होता है। 100 शब्दों के प्रश्न के उत्तर लेखन में एक अलग प्रकार के रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है। यहां पर बिल्कुल सारगर्भित रूपों में लगभग 2 लाइन में एक बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता है, अर्थात अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। फिर उत्तर की मुख्य संरचना पर हम आएंगे और जो प्रश्न की मुख्य मांग है उस पर हम पॉइंट वाइज आंसर लिखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक इसी प्रकार बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित रूपों में एक कंक्लूजन भी लिखना चाहिए। हालांकि कई जो बिल्कुल सीधे प्रकार के प्रश्न हैं उसमें कंक्लूजन नहीं बनते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपको लगे कि आपका उत्तर पूर्ण हुआ, आप वहां पर छोड़ सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आज हम लोग वर्ष 2019 में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के का एक अभ्यास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 15 अंकों के लिए 300 शब्दों में उत्तर लेखन करने के लिए कहता है। आज हम लोग 15 अंक वाले, जिसमें 300 शब्द हमें लिखना है, इसके अंतर्गत अपने उत्तर प्रारूप को दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की कला पर न सिर्फ बातचीत करेंगे, बल्कि इसका एक शानदार इंट्रो क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, और बीच का जो बॉडी है अर्थात उत्तर की जो मुख्य संरचना है वह कैसे बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मुख्य परीक्षा की तैयारी उस सोच के साथ प्रारंभ होनी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ उत्तर लेखन कैसे किया जा सकता है। प्रश्न सीधे हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। लेकिन इस सीधे प्रकार के प्रश्न में आप अपने उत्तर को किस प्रकार प्रस्तुत करें कि हजारों अभ्यर्थियों में और उसकी कॉपी को जांच करते समय परीक्षक को यह लगे कि नहीं, इस छात्र ने जो उत्तर लिखा है यह सबसे बेस्ट है। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको सिर्फ यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
जैसे प्रारंभिक परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो अधिकांशतः प्रश्न क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, पर हम लोग अपने पूरे स्टडी को केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि उत्तर क्या होगा, बल्कि आपको यह सोचना है कि उत्तर कैसे लिखें कि हम सर्वश्रेष्ठ अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। यह श्रेष्ठ सोच ही आपको श्रेष्ठतम अंकों की ओर ले जाएगा। सामान्य तौर पर लिखेंगे, सामान्य अंक पाएंगे। इसलिए मटेरियल डिफरेंट नहीं है, ना ही हो सकता है, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को लिखना है। बिल्कुल सिंपल, 74वां संविधान संशोधन है और उसके प्रमुख प्रावधानों को हमें लिखना है। तो आप में से अधिकांशतः छात्र ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें नया क्या किया जा सकता है। नया करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ स्कोप है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप इस दिशा में सोचना प्रारंभ करें, और यह सोच वैसे ही प्रारंभ होगी जैसे बचपन में जब आपने चलना सीखा होगा तो आप अपने पापा की उंगली को पकड़कर चल रहे होंगे। आज भी जब मैं ये बात कह रहा हूं कि आप अपनी एक नई यात्रा प्रारंभ कीजिए, मुख्य परीक्षा में श्रेष्ठतम अंकों को सुनिश्चित करने की यात्रा, ताकि फाइनली या अंतिम रूप से आप न सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा में चयनित हो सके, बल्कि श्रेष्ठतम अंकों के साथ श्रेष्ठतम रैंक को सुनिश्चित कर अपनी सफलता को एक शानदार सफलता, एक यादगार सफलता में परिवर्तित कर दें। आज की हमारी बातचीत या इसके पहले विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लेखन पर जो मैंने बातचीत की है वह इसी दिशा में है कि आपको मेरा उंगली पकड़कर चलना है। अर्थात मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि श्रेष्ठतम सोचो, सोचना शुरू करो। मुख्य परीक्षा की तैयारी यहीं से प्रारंभ होती है कि श्रेष्ठ तरीके से अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, अपने उत्तर को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए आज की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक उत्तर की संरचना होनी चाहिए ताकि आप एक संगठित उत्तर को लिख पाने में सक्षम हो सके। उत्तर की संरचना क्या होनी चाहिए? उत्तर को 3 भागों में प्रस्तुत करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एग्जामिनेशन में आपको यह नहीं लिखना है कि यह आपने इंट्रोडक्शन लिखा या परिचय लिखा या भूमिका लिखी, बल्कि मैं इंट्रोडक्शन उसको कहता हूं जहां से आप अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं। अर्थात उत्तर लेखन की शुरुआत है यह। उत्तर लेखन की शुरुआत। हमें सोचना सिर्फ यह है कि उत्तर लेखन की शुरुआत को अत्यधिक आकर्षक, प्रभावशाली, अंकदायी कैसे बनाया जा सकता है। नथिंग एल्स। उत्तर की संरचना पर आते, यह हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। उत्तर की मुख्य संरचना। और जैसा कि प्रश्न की मुख्य मांग है, उसके अंतर्गत हमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखना है। अर्थात 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान।
प्रमुख प्रावधान में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ही मैं यहां पर डिफरेंट फ्लो चार्ट्स में चाहूंगा कि मैं आपको प्रमुख प्रावधानों के मेन पॉइंट्स को आपके सामने प्रस्तुत करना आपको सिखा दूं। जैसे पहला है नगर पालिका की संरचना, दूसरा है विभिन्न स्तर, तीसरा है नगर पालिका में आरक्षण, चौथा है निर्हरताएं, पांचवा है वार्ड समितियां, नेक्स्ट है शक्तियां व उत्तरदायित्व या कार्य, नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन, नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये मुख्य प्रावधान है। अन्य प्रावधान यदि आपको कुछ ध्यान में आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अन्य प्रावधान, हालांकि मेरे विचार से संरचना अर्थात नगरपालिका की संरचना, नगरपालिका के विभिन्न स्तर, नगरपालिकाओं में आरक्षण, सदस्यों की निर्भरताएं, वार्ड समितियां, शक्तियां और उत्तरदायित्व, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग के विषय में आप लिखिए। यदि आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि नहीं कुछ अन्य पॉइंट्स भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। उत्तर लेखन की शुरुआत हम करेंगे, इसके बाद प्रमुख प्रावधानों को लिखेंगे। यह हमारे उत्तर की मुख्य संरचना का दूसरा पॉइंट होगा। यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग है, तीसरा भाग सीधे सीधे निष्कर्ष है। अर्थात मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख दूं ताकि आपको आसानी हो। इसका तीसरा भाग निष्कर्ष है। अर्थात ऐसा नहीं है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को ही लिखकर छोड़ देना है। हालांकि आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उत्तर की मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन चूंकि आपको प्रभावशाली उत्तर लिखना है, इसलिए प्रभावशाली उत्तर लेखन के अंतर्गत और अधिक बेहतर से बेहतर अंक को सुनिश्चित करने के अंतर्गत जिस तरह आपने एक प्रभावशाली उत्तर की शुरुआत की, उसी तरह से आपको एक प्रभावशाली उत्तर का अंत भी करना चाहिए। बिल्कुल संक्षेप में, एक या दो लाइन में। यह हमारे उत्तर की संरचना है, यह हमारे उत्तर का मुख्य संगठन है। एक संगठित उत्तर में ही बेहतर से बेहतर अंक की प्राप्ति की जा सकती है, इस बात को मूल मंत्र मानना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर की शुरुआत करते हैं कि सर इसमें कैसे हम बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए एक स्लाइड लेते हैं और उत्तर की शुरुआत करते हैं। उत्तर की शुरुआत, मैंने कहा कि इस दिशा में सबसे पहले आपको सोचना शुरू करना चाहिए कि एक श्रेष्ठतम उत्तर की शुरुआत कैसे की जा सकती है। आप यह भी सोच सकते हैं कि अन्य अभ्यर्थी क्या सोच सकते हैं, अन्य अभ्यर्थी कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और मुझे अगर उनसे भिन्न उत्तर लिखना है, उनसे बेहतर उत्तर लिखना है, तो हमें उत्तर कैसे लिखना चाहिए। पहले तो सोचना प्रारंभ करो।
फ्रेंड्स, हम लोग नगर पालिका की बात, इसका मतलब यह है कि हम शहरी शासन की बात कर, शहरी स्थानीय शासन के विभिन्न निकायों का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो हमें सोचना यह है कि क्या शहरी स्थानीय शासन की शुरुआत कब से हुई है, इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। अपने उत्तर को यदि आप अपने अतीत से लिंक कर सकते हैं तो यह एक बेहतर अवधारणा मानी जाती है। अर्थात इंट्रोडक्शन अतीत से वर्तमान तक के विकास को लिंक करते हुए होना चाहिए। आप जानते हैं कि 3000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता अपने शहरी विशेषताओं, नगरपालिका जैसी संरचना या नगरपालिका शासन प्रशासन के क्षेत्र में अपने अद्भुत विकास और प्रबंधन के लिए जानी जाती है। अर्थात हम जिस सभ्यता की बात कह रहे हैं वह सभ्यता प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है। अर्थात जब ऐतिहासिक काल आरंभ नहीं हुआ था तब भी भारत में शहरी स्थानीय शासन का अस्तित्व था और वह अत्यंत ही उन्नत अवस्था में था। सड़कों की एक वैज्ञानिक व्यवस्था, भवन निर्माण की योजना, पूरे नगर का एक नियोजन, गलियों की व्यवस्था, मकान में प्रकाश की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, भवन के दरवाजों का मुख्य सड़क की ओर ना होना बल्कि गली की ओर होना, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, अन्नागार, सार्वजनिक स्नानागार, शहर से बाहर विनिर्माण की गतिविधियां, व्यापार के साक्ष्य, नाप तौल के प्रणाली की साक्ष्य, आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेश व्यापार, विभिन्न प्रकार के विनिर्माण की गतिविधियां, शहर से बाहर कृषक गतिविधियां, इन सभी के बीच एक शानदार संतुलन पर टिका हुआ सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता स्पष्टतः हमें एक शहरी स्थानीय शासन व प्रशासन के विकसित व उन्नत अवस्था की ओर संकेत करता है। और भारत के ऐतिहासिक काल में भी, मौर्य शासन काल में, नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी कौटिल्य ने दी है। दक्षिण भारत में नगरम नामक स्थानीय स्वशासन की इकाई, मंदिर क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक अलग से स्थानीय निकाय, इन स्थानीय निकायों ने भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की विभिन्न इकाइयों के विकास का प्रमाण दिया है। लेकिन भारत में आधुनिक नगर प्रशासन अंग्रेजी शासन काल में सर्वप्रथम
मद्रास नगर निगम के रूप में 1687 में, और फिर कलकत्ता और बंबई नगर निगम अर्थात 1726 में, और स्थानीय स्वशासन पर लॉर्ड रिपन के प्रस्तावों ने आधुनिक स्थानीय नगरीय शासन के विकास को गति प्रदान की है, निरंतरता प्रदान की है। इसी ऐतिहासिक विकास को स्वशासन की एक प्रभावशाली इकाई बनाने के लिए 1992-1993 में 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया, और फिर 74वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषता या उसके प्रावधानों को लिखकर उत्तर की मुख्य संरचना पर आप आ जाएंगे, और फिर हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। अर्थात उत्तर की शुरुआत में हमें अतीत से वर्तमान तक के संवाद को स्पष्ट करते हुए, ऐतिहासिक विकास की निरंतरता को स्पष्ट करते हुए यदि हम अपना उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो निश्चय ही यह एक बेहतर उत्तर लेखन हो सकता है। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यही बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट तो वो होगा जो आप अपनी मौलिकता के साथ सोचेंगे। मैंने तो सिर्फ आपका उंगली पकड़ा है ताकि आप उठकर खड़े हो सके, चल सके, सक्षमतापूर्वक सर्वोत्तम अंक प्राप्ति की इस यात्रा में मजबूती के साथ, एक श्रेष्ठतम सोच के साथ आप उठकर खड़े हो। आपका आत्मविश्वास आपको गवाही दे कि हां सर, हम भी सोच सकते हैं कुछ अलग। अभी तो कंक्लूजन पर भी बात करूंगा, उसको भी मैं बहुत यूनिक तरीके से कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। अर्थात शुरुआत जब हम अतीत से वर्तमान की ओर करते हैं और जब अंत करते हैं तो हम भविष्य की एक दिशा का निर्धारण करते हैं। यह एक श्रेष्ठतम उत्तर का तत्व होता है। आइए, उत्तर की शुरुआत कैसे करना है इस पर मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूं कि चूंकि 300 शब्द है तो हमारे पास स्कोप ज्यादा है, हमारे पास शब्दों की समय सीमा उस तरह से हमें बाध्य नहीं करती जिस तरह से यह 15 से 20 शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना होता है, या 100 शब्द वाले जो प्रश्न हैं उसमें हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना होता है। यहां पर ऐसी बात नहीं है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा विस्तृत रूप में मैं एक इंट्रोडक्शन प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप इससे सबक ले सकें, इससे सीख सकें और आगे के विकास की यात्रा को आप स्वयं पूरा कर सकें। आइए, भारत में प्रागैतिहासिक भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही शहरी स्थानीय शासन के विकास के प्रमाण अधिकांशतः सिंधु सरस्वती देखिए, मैंने सिर्फ हड़प्पा सभ्यता या सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कहा है, हमने कहा सिंधु सरस्वती, क्योंकि वर्तमान में विद्वानों का विचार यही है कि हड़प्पा सभ्यता को
सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, बल्कि सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता कहनी चाहिए। ऐसे भी अधिकांश स्थल सरस्वती नदी की घाटियों में है, अर्थात सिंधु सरस्वती नदी घाटी की स्थलों से प्राप्त होता है। ऐतिहासिक काल में नगरम के रूप में ऐतिहासिक काल में नगरम इसी की निरंतरता का सूचक था। बहुत संक्षेप में, परंतु इसके आधुनिक स्वरूप का विकास मद्रास 1687 ब्रैकेट में लिखना है, कलकत्ता, बंबई 1726, कलकत्ता बंबई, मद्रास कलकत्ता बंबई नगर निगम तथा 1882 में स्थानीय स्वशासन पर लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव पर आधारित है, अर्थात आधुनिक स्वरूप का विकास इन पर आधारित है। इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे और वर्तमान तक से हम कनेक्ट हो जाएंगे। 74वां संविधान संशोधन, इसका सशक्तिकरण व विस्तारीकरण है। 74वां संशोधन 1992-93 इसी का सशक्तिकरण व विस्तारीकरण है। चौहत्तरवें संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा हुआ है। हमने प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया, लिंक करते 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 हमने 74वें संविधान संशोधन से इसे लिंक कर दिया। ये एक प्रभावशाली इंट्रो है। अब इसके पश्चात हम एक दूसरा स्लाइड लेंगे और अब उत्तर की मुख्य संरचना पर हम आते हैं। लेकिन यहां उत्तर की मुख्य संरचना अर्थात दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत सबसे पहले यहां पर 74वें संविधान संशोधन का एक परिचय लिखना है और तब इसके प्रमुख प्रावधानों पर हम आएंगे। तो परिचय यह है कि इस संशोधन द्वारा संविधान में
एक नया भाग, नाइन ए, या 9 का आप लिख सकते हैं। ए की बजाय अच्छा रहेगा कि क लिखें। 9 का कोमा दे देंगे। नगर पालिका नाम से जोड़ा गया है। इसमें नगरपालिका से संबंधित अनुच्छेद, इसमें नगरपालिका से संबंधित अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 के प्रावधान या उपबंध नगरीय शासन, नगरीय स्वशासन लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। नगरीय स्वशासन के विभिन्न पक्षों को समाहित करता है। इसके द्वारा संविधान में, इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जो नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषयों का वर्णन करता है। यहां पर सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या किया कि 74वें संविधान संशोधन का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब एक और स्लाइड हम जोड़ते हैं और उसके अंतर्गत हम फिगराइज करेंगे। ये एक बेहतर प्रस्तुतिकरण का तरीका हो सकता है। फिगर बनाने के कई प्रकार हो सकते हैं, आप अपना इनोवेशन भी कर सकते हैं। ये है 74वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान। ये हमारा सेंट्रल आइडिया है, यही प्रश्न पूछा गया है। इसमें सबसे पहले नगरपालिका की संरचना को लिखेंगे। नगरपालिका की संरचना। दूसरा पॉइंट है नगरपालिका के विभिन्न स्तर।
नगरपालिका में आरक्षण, सदस्यों की निर्भरताएं, कार्यकाल, वार्ड समितियां, शक्तियां, और यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, राज्य वित्त एवं निर्वाचन आयोग। इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपने मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है, अर्थात परीक्षक इसको देखने के पश्चात, और एक ही कलर में लिखना है, यह नहीं कि कई तरह के कलर्स को यूज करें। जिस पेन से आप उत्तर लिख रहे हैं उसी पेन से इसको प्रस्तुत कर देना है। यह आंसर के प्रमुख प्रावधानों को हाईलाइट कर देगा, अर्थात परीक्षक इस बात को समझ जाएगा कि अभ्यर्थी सारे पॉइंट्स से अवगत है, और डिफरेंट पैराग्राफ में अब इसको, यह आपकी कला है कि आप इसे कितने संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात 74वें संविधान संशोधन के विभिन्न प्रावधान हैं। तो यहां पर पैराग्राफ चेंज करते हुए अब क्या करना है कि या तो आप चाहें तो पॉइंट वाइज आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, आपके पास चॉइस है, या आप विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं कि 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान। मैं यहां पर ले रहा हूं पैराग्राफ वाइज। अब मैं यह समझता हूं कि अब आपको इसके विषय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हां, यदि आप चाहें और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो जब विभिन्न प्रावधानों को आप लिखते रहें तब बेहतर यह होगा यदि आप कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को उसके अनुच्छेद के साथ रेफर करते हुए यदि आप अपना उत्तर लिखते हैं तो आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। जैसे 243 द, पैराग्राफ चेंज करना है यहां पर, 243 द, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। इसके अंतर्गत आपको यह बतलाना है कि नगर पालिका की संरचना क्या है। नगर पालिका की संरचना क्या है, अर्थात देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको बतलाना है। इसके पश्चात आना है आपको नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट है 243 था। 243 था। अगर आप इस तरह से रेफर करते हुए लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर उत्तर माना जाएगा और ज्यादा बेहतर अंक भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। यहां पर एक छोटा सा हायरार्की बनाएंगे और इसका हेडिंग देंगे कि नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तर। इसका हेडिंग मैं इसको ऐसा करता हूं कि दूसरे पेज पर बनाता हूं ताकि थोड़ा सा
आप बेहतर रूप में समझ सके। 243 था को मैं एक और स्लाइड लेके बनाता हूं। टू 43 था, यहां पर डैश देना है, लिखना है नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तर। और इसमें लिखना कुछ नहीं है बल्कि फिगराइज करके छोड़ देना है। ऐसे एक छोटा सा फिगर बनेगा, ये है नगर निगम, यहीं पर डैश देके लिखेंगे बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए। ये है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, छोटे शहरों के लिए। और लास्ट में आते हैं नगर पंचायत। यह नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए है, जो तेजी से गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है। संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए। इसके पश्चात 243 फ पर आते हैं। एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। 243 फ। देखिए यहां पर आपको सदस्यता के लिए निर्हरता के विषय में बतलाना है, अर्थात सदस्यों के लिए निर्हरताएं क्या है। और इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे और प्रत्येक पॉइंट को पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, या आप पॉइंटिंग करना चाहें तो पॉइंटिंग करें। मेरे विचार से पैराग्राफ वाइज लिखें तो ज्यादा बेहतर है, आर्टिकल को रेफर करते हुए लिखें। निर्हरताओं को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों के सदस्यों के लिए निर्हरताओं का निर्धारण करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। साथ ही यह संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा दल बदल अधिनियम पर भी आधारित है। बस इतनी सी बात है। एक बात और निर्हरताओं में स्पष्ट करना है कि नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों पर सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात आते हैं 243 ना। 243 ना ये क्या कहता है? ये कहता है आरक्षण, नगर पालिकाओं में आरक्षण। बहुत संक्षेप में आपको इसको लिखना है। आरक्षण, सबसे पहली बात, नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों पर सदस्यों के लिए और अध्यक्षों के लिए दोहरे आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण चक्रानुक्रम के सिद्धांत पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। परंतु मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया गया है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी पंचायत और नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तर पर आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया।
और बाद में फिर विभिन्न राज्यों के द्वारा इसे अपनाया गया है, अर्थात मध्य प्रदेश रोल मॉडल के रूप में हो गया। अब देखिए, अब आपको 243 प पर लिखना है। 243 प, इसके अंतर्गत आपको कार्यकाल को बतलाना है। कार्यकाल अर्थात अवधि। नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तर अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि तक कार्य करते हैं। नया चुनाव अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा करा लिए जाने का प्रावधान भी है। विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर सिर्फ शेष अवधि के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है, लेकिन यह तब आवश्यक नहीं है जब इसका कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हुआ हो। तो यह कार्यकाल के विषय में आपको बतलाना है। इसके बाद वार्ड समिति के विषय में आपको बतलाना है। वार्ड समिति, ये सब डिफरेंट पैराग्राफ हो सकते हैं या पॉइंट्स हो सकते हैं। यह बतलाता है कि ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहां पर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर राज्य विधानमंडल वार्ड समिति के गठन, उसकी संरचना व रीति का निर्धारण कर सकता है। इसके पश्चात 243 ब पर आते हैं। 243 ब यह क्या कहता है? तो यह कहता है कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों के संबंध में नगर पालिकाओं को विभिन्न प्रकार के कार्य व उत्तरदायित्व प्रदान करें। इसका अर्थ यह है कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात भी नगर पालिकाओं की कार्य व शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि अधिकांश राज्यों ने अभी तक उन समस्त कार्यों को नगर पालिकाओं को सौंपा नहीं है, जिसके कारण इनका सशक्तिकरण अभी अधूरा है। खैर, अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पर, 243 ट। यहां पर 243 ट निर्वाचन आयोग के विषय में बतलाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। इसी पैराग्राफ में आपको यह बतलाना है, इसी पैराग्राफ में, कि 243 ट राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, जबकि 243 या का विधान मंडल को नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, जबकि 243 यह का राज्य विधानमंडल को चुनाव की व्यवस्था के लिए या निर्वाचन की व्यवस्था के लिए, चुनाव की व्यवस्था के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। उत्तर हमारा बड़ा नहीं हो, इसलिए इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट पर हम जाएंगे और यहीं पर लिख देना है कि 243 इसी प्रकार 243 म के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इसी प्रकार
243 माह के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ताकि नगर पालिकाओं को स्थापना की गई है, ताकि नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप में सशक्त व सक्षम बनाया जा सके। बस हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहीं पर अपना उत्तर समाप्त भी कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि 300 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है और हमारे पास स्कोप है, हम 1-2 लाइन लिख सकते हैं। अर्थात अब हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए? हमें लिखना नहीं है कि यह हमारा निष्कर्ष है, लेकिन अब हमें यहां पर एक संतुलित निष्कर्ष हम लिख सकते हैं। अर्थात अपने उत्तर का अंत करने से पहले हम 2 लाइन लिखना चाहेंगे। इतने सारे प्रावधान आपने वर्णित किए, आखिर ये प्रावधान क्या सुनिश्चित करते हैं? क्या 74वां संविधान संशोधन और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और 74वें संविधान संशोधन के विभिन्न प्रावधान क्या नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों को स्वशासन की एक वास्तविक इकाई के रूप में विकसित करने का प्रयास नहीं करता है? और क्या यह नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों को 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं व चुनौतियों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल नहीं है? अगर इतनी बात को हम जोड़ सके तो यह भविष्योन्मुख हमारा उत्तर होगा। हमने अतीत से प्रारंभ किया था और हम एक बेहतर सुनहरे भविष्य को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान का अतीत के साथ संवाद और वर्तमान का भविष्य के साथ जुड़ाव ही विकास की एक दिशा को तय करता है। और यदि विकास दिशाहीन हो तो फिर विकास संभव ही नहीं है। 74वां संविधान संशोधन वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों को सक्षम बनाने की दिशा में एक बेहतर और सार्थक प्रयास और पहल है। इसी बात को हमें लिख देना है। अर्थात निष्कर्ष, अतः 74वें संविधान संशोधन की विभिन्न विशेषताएं, अतः 74वें संविधान संशोधन की विभिन्न विशेषताएं या प्रावधान नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों, नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों का सशक्तिकरण कर उन्हें 21वीं सदी की आवश्यकताओं व चुनौतियों का सामना करने
में सक्षम बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। धन्यवाद। उत्तर हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। अब स्वयं आपको सोचना है। मैं देखिए थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप पूरा बोर्ड आपको दिख सके, आप इसका उत्तर देख सके। अब देखिए मैं प्रारंभ करता हूं कि हमने कहां से प्रारंभ किया। देखिए फिर से प्रश्न को देखिए, बिल्कुल सामान्य प्रश्न था। हमने एक संरचना दी कि आपके दिमाग में एक संगठन होना चाहिए। यह हमने संगठन दे दिया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उत्तर की मुख्य संरचना में ये सारे प्रावधानों का वर्णन करना है, फिर एक निष्कर्ष देना है। अर्थात उत्तर लेखन से पहले आपके मन मस्तिष्क में एक संरचना उभर आना चाहिए। जस्ट ए मोमेंट, प्रश्न को देखा, आंख बंद किया, संरचना उभर जाना चाहिए। उत्तर लेखन के पहले यह संरचना आपको लिखना नहीं है, यह आपके मन मस्तिष्क में उभरना चाहिए। यदि पहले से ही काम करके रहेंगे तो वहां पर आंखें बंद करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले से काम नहीं करके जाएंगे तो वहां पर लगेगा कि पता नहीं कहां से शुरुआत करें। जानते तो सब कुछ है, लेकिन क्या लिखें, क्या ना लिखें, कैसे शुरुआत करें, किन किन पॉइंट्स को लिखें, कहां पे समाप्त करें, उहापोह की स्थिति रहेगी। और पता चलेगा कि आपने एक अप्रभावशाली उत्तर, एक असंगठित उत्तर, एक बेतरतीब उत्तर लिख दिया। और यदि पहले से ही काम करके जाएंगे तो बिल्कुल संगठित उत्तर लिखेंगे, प्रभावशाली उत्तर लिखेंगे, आकर्षक उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण बेहतर होगा और अप्रोच बेटर होगा, जिसके माध्यम से हम बेहतर अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे। अर्थात इसी को हमने इन डिटेल आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब देखिए उत्तर की शुरुआत हमने यहां से की, अतीत से वर्तमान 74वें संविधान संशोधन तक जोड़ा। इसके पश्चात 74वें संविधान संशोधन का एक संक्षिप्त इंट्रो दे दिया और इसके पश्चात हमने एक फिगर दिया आपको। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी इसको बना सकते हैं, यह ज्यादा बेटर अप्रोच होगा। और फिर संक्षेप में इन सभी प्रावधानों को हमने सिर्फ यह रेफर करने का प्रयास किया कि इसी को आपको क्या करना है कि जैसे 243 द में नगरपालिका की संरचना को आपने बतलाया, 243 थ में नगरपालिका के विभिन्न स्तर को आपने बतलाया, और इसके पश्चात इसी प्रकार से डिफरेंट प्रोविजंस के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट कर दीजिए। और इसके पश्चात आपको एक कंक्लूजन पर आ जाना है। यह रहा लास्ट प्रोविजन हमने यहां पर किया, इसके बाद कंक्लूजन पर हम आ गए। यह एक बेहतर उत्तर लेखन की एक शैली है, बेहतर प्रस्तुतिकरण है और उत्तर लेखन की एक बेहतर कला है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सतत प्रयास, परिश्रम और एक बेहतर सोच का परिणाम है। नेक्स्ट कक्षा में इसकी निरंतरता को बनाकर रखते हुए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, 300 शब्द वाले जो प्रश्न है, इसमें अन्य उत्तर, एक अन्य प्रश्न को भी हम लेंगे और उसे भी उदाहरण के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से लगातार उदाहरण, लगातार सोचते रहने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी छात्रों को मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, ढेर सारा प्यार, स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद देता हूं ताकि आप अपने सफलता के चरमोत्कर्ष पर जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।